नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या कैसे देश में बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच कुछ राहत की खबरें भी हैं। इन तमाम खबरों के बीच हम सियासी हलचलों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। कोरोना के बहाने सियासत कैसे आगे बढ़ रही है ये भी दिखाएंगे और अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा गई है ये भी दिखाएंगे। इन सब के बीच हम आपको मध्य प्रदेश भी लिए चलेंगे, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कैबिनेट विस्तार का सबको इंतजार था। क्या डेवलपमेंट है ये देखेंगे आज हम देश की बात में। और साथ ही तमाम सितारे जो लगातार अपील कर रहे हैं कोरोना से बचने के तमाम उपायों की और सरकार के नियमों के पालन करने की, एपीएन की खास मुहिम के साथ जो सितारे जुड़ रहे हैं उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। अदालत की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपके सामने होगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोरोना को किस तरह से समझा जा रहा है, किस तरह से इसे बचने की कोशिश चल रही है और किस देश को सबसे ज़्यादा घाटा लग रहा है कोरोना से, ये भी आपके सामने होगा। इन तमाम खबरों के बीच आपको हमको सबको इंतज़ार है कि आखिर कोरोना को के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो कब तक आएगी। इस पूरे मामले में कहाँ तक विश्व भर का जो मेडिकल साइंस है वो आगे बढ़ा है ये आपको बताएंगे। इस बीच भारतीय कंपनी ने कहा है कि 2021 तक कोरोना के लिए वैक्सीन आ जाएगी। एक अच्छी खबर है, एक अच्छी राहत भरी बात आप कह सकते हैं। लेकिन जो भारत में स्थिति है कोरोना की वो अभी तक चिंतनीय बनी हुई है। 12,000 के पार पहुंच गई है संक्रमितों की संख्या। 400 से ज़्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। वहीं करीब 1500 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि बीमार जितने लोग पड़े, जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उससे कहीं ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि भारत में इस संक्रमण पर लगाम लगाया जा सकेगा और पूरा विश्व इस वक्त भारत की ओर इसीलिए देख भी रहा है कि आखिर भारत में ये जो संक्रमण है उस तरह से क्यों नहीं फैल रहा है। और जब फैला भी तो एक कुछ खास ज़िलों को हॉटस्पॉट बनाया गया है और वहाँ पर जहाँ जहाँ संक्रमण ये फैल रहा है उन ज़िलों को हॉटस्पॉट बनाया तो गया है, लेकिन कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी तक ये संक्रमण नहीं फैला है, जो कि एक और दूसरी राहत की खबर कही जा सकती है। जहाँ तक ज़िलों को हॉटस्पॉट बनाने की बात है, इसी बीच तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला, ऐसा दावा है कुछ लोगों का। और योगी सरकार ने अब तो और कड़ाई कर दी है और कहा है कि तबलीगी जमात से जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ न केवल केस होगा बल्कि उन्हें पकड़ कर रखा जाएगा और उन्हीं की वजह से उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा समस्या हुई है। तो ये पूरी खबर कि आखिर तबलीगी जमात की वजह से कितना कोरोना फैला है और तमाम अन्य जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर क्या स्थिति है ये भी हम आपको देश की बात में दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ हम उस बात का भी जिक्र करेंगे कि जब कुछ खास जगहों पर स्वास्थ्यकर्मी पहुँचे कोरोना की जांच के लिए तो कैसे पत्थरबाजी हुई। कल मुरादाबाद की तस्वीरें आपने देखी, इसके पहले इंदौर की भी तस्वीरें थी, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, दिल्ली में ऐसा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाओं से बचने की ख़ास ज़रूरत है और एक अलग तरह का संदेश देने की ज़रूरत है और इसी संदेश को दे रहे हैं बॉलीवुड के सितारे भी। सलमान खान का क्या संदेश है ये भी आपके सामने रखेंगे और सितारों और नेता अभिनेता के अलावा सियासत के साथ साथ जो देश में इस वक्त आपदा की स्थिति है उसका असर क्या है अर्थव्यवस्था पर, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो मरीज़ बढ़ रहे हैं कोरोना के, उससे दोनों ही सरकारों की टेंशन, तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइंस दी है लॉकडाउन से राहत देने के लिए, क्योंकि इसका दोहरा प्रभाव पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के लिए क्या गाइडलाइन है और एक ओवरऑल गाइडलाइन क्या दी गई है, ये गाइडलाइंस भी आपके सामने हम रखेंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रभाव के आधार पर राज्यों को अपने ज़िले को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में निर्धारित करने का निर्देश दिया है और ऐसे में कितना हम सख्ती बरत पाएंगे कोरोना के कहर के खिलाफ, इसको समझना होगा आज और ये हम आपको समझाएंगे। उधर इटली में क्यों कहा गया है कि इटली के लोग क्यों कह रहे हैं लगातार कि भले कोरोना से बर जाएं, वो भूखे नहीं मरना चाहते, इसलिए सड़कों पर आना चाह रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में एक तरह से कोरोना के कहर की वजह से जो आर्थिक
नुकसान हुआ है और सामाजिक नुकसान हुआ है, डिप्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं, इन सब का पूरा आंकड़ा आपके सामने हम रखेंगे। और इस गुजारिश के साथ कि आप इस आपदा से जब निपट रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को काफ़ी धन्यवाद किया है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मनोबल ऊंचा रखें। मनोबल की जहां तक बात है तो विपक्ष सरकार को लेकर थोड़ा हमलावर हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने उन्होंने अपनी बात रखी और उनका मानना है कि सरकार ने मुफीद उपाय नहीं किए हैं कोरोना से के कहर से बचने के लिए, अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने क्या कहा है हम आपको ये भी दिखाएंगे। और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे नए शामिल हो सकते हैं ये भी आपके सामने होगा। और इन तमाम खबरों के बीच हम आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए एक ऐसे सितारे को भी याद करेंगे जो हमारे दिलो जहन में बिल्कुल ताज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को। आज की बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या ही रही और उसके बाद राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस, स्वास्थ्य मंत्रालय के नए गाइडलाइंस और इन तमाम खबरों के बीच अलग अलग राज्यों में होने वाले तमाम मुख्यमंत्रियों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए उसमें जो बातें कही गई उन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्रियों के विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़्यादातर निगाह, ज़्यादातर जोर कोरोना के कहर पर ही रहा। लेकिन यदि हम एक ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले देश की बात की शुरुआत इसी से करती हूँ। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या देश में इस वक्त 12,000 के पार पहुँच गई है और 400 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं करीब 1500 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक राहत की खबर आप कह सकते हैं कि जितने लोगों की मौत नहीं हुई है उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ अच्छे हो रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि लगातार 3 दिन से नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। उधर मुंबई और दिल्ली में कोरोना केसों में कमी से राहत और ज़्यादा मिली है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अब ये केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर तेज़ी से संख्या बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई संख्या ने यहाँ की राज्य सरकारों को तनाव में डाल दिया है। देश में मंगलवार को 1211 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, तो वहीं बुधवार को केवल 1076 नए मरीज सामने आए। वहीं गुरुवार को ये संख्या घटकर 1000 से कम हो गई। इसके चलते भारत में कोरोना केस का कर्व अब नीचे की ओर मुड़ना शुरू हो गया है और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो जल्द ही कोरोना को काबू किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस का एक बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से घटी है। हालांकि इस दौरान एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन से जुड़े एक डिलीवरी बॉय में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने डिलीवरी बॉय के 16 साथियों को दिल्ली सरकार के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया है। इसके साथ ही प्रत्येक घर की पहचान करने के लिए एक खास निशान लगाया गया था, जहाँ आउटलेट द्वारा पिज्जा डिलीवरी किया गया था। दरअसल 72 घरों में उस आउटलेट से डिलीवरी थी और इसलिए सभी को एहतियाती उपायों का पालन करने और सेल्फ क्वारंटीन में जाने के लिए कहा गया है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले लिया और फिर रिकॉर्ड्स इनका बड़ा अच्छा था, तो उससे पता लगा कि लास्ट 15 डेज में ये किन किन जगहों पे, किन किन घरों पे इसने डिलीवरी किया है। तो उन सारे 72 घरों को हमने होम क्वारंटाइन किया। उसमें सारे रहने वाले लोगों को उनको कांटेक्ट करके उनको बोला कि आप होम क्वारंटाइन में रहिए। देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मुंबई में हैं। यहाँ मरीजों की संख्या अब 3000 तक पहुँच रही है। हालांकि राहत की बात ये है कि पिछले दिनों के मुकाबले पिछले 24 घंटे में यहाँ मरीजों की संख्या कम हुई है। तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 1200 के पार पहुँच गई है। इसमें करीब आधे मामले तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के हैं। वहीं केरल ने काफी हद तक कोरोना पर काबू पाया हुआ है। हालांकि पिछले 12 घंटों में यहाँ 5 नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते में अगर हमने एहतियात इस प्रकार बढ़ते, टेस्टिंग कुछ ज्यादा हुई, तो शायद हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस होगा जिसके आधार पे हम कह सकेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसका पेस क्या है और कितने और एहतियात उसके बाद आवश्यक होंगे हमारे लिए। देखिए, बिल्कुल ठीक है और जहाँ पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर करना ही उचित होगा। बहुत मुश्किल लड़ाई है और इस लड़ाई में सरकार जो भी कदम उठा रही है, देश उनके साथ है।
कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार सुस्त होती दिख रही है, तो वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है। इसी तरह राजस्थान में भी नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर जयपुर एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोरोना वायरस को जिस तरह काबू में रखा है वो सुखद आश्चर्य जैसा है। देश के 8 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 से कम है, तो 50 से कम संक्रमितों वाले राज्य की संख्या 15 है। नागालैंड ने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ के किसी भी व्यक्ति तक ये वायरस नहीं पहुँच पाया है। देखा जाए तो कोरोना को उत्तर पूर्व के राज्यों ने बेहद सफलतापूर्वक रोका है, जबकि इनकी सीमाएं चीन सहित कई पड़ोसी देशों से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लॉकडाउन में राहत देने के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रभाव के आधार पर राज्यों को अपने जिले को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत देश के 170 जिलों को रेड जोन में रखा जाएगा और मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भी लिखा है। देश भर के जिलों को 3 हिस्सों में बांटकर कोरोना को काबू में करने का सामूहिक प्रयास किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के कारण स्थिति भयावह नहीं हो पाई है और कोरोना की बीमारी ने अभी तक सामुदायिक संक्रमण का रूप धारण नहीं किया है और यही भारत की जीत कही जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल 170 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 207 जिले ऑरेंज जोन में हैं। कुल 736 जिलों में 359 जिले पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हैं और इसलिए इन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। कोरोना को कंट्रोल करने की तैयारियों के मद्देनजर रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट प्लान लागू होगा और वहां किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि ग्रीन जोन में शारीरिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता के साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की इजाजत मिलेगी। 28 दिन तक कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आने के बाद ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। रेड जोन में वो इलाके शामिल हैं जहां कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, जबकि ऑरेंज जोन में कोई भी हॉटस्पॉट इलाका नहीं है। हालांकि यहां कोरोना के केस जरूर हैं। रेड जोन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, ऐसे जिलों की संख्या 123 है। इसके अलावा कुछ रेड जोन वाले जिले में कोरोना के बहुत सारे मरीज सामने आए हैं और वहां क्लस्टर बन गए हैं। ऐसे जिलों की संख्या 47 है। विभिन्न जोन में वायरस के कंटेनमेंट यानी रोकथाम का प्लान अलग अलग होता है। रेड जोन और उसके चारों ओर बफर जोन तय करने का अधिकार भी स्थानीय प्रशासन के ऊपर छोड़ा गया है। अमूमन कोरोना के केस आने वाली जगह के चारों ओर 3 किलोमीटर के इलाके में कंटेनमेंट प्लान लागू किया जाता है और उसके चारों ओर के 7 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन के रूप में रखा जाता है। हालांकि घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में इसे तय करने का मापदंड अलग होता है और स्थानीय अधिकारी जमीनी हकीकत के आधार पर इसे निर्धारित करते हैं। जहां रेड जोन वाले इलाके घर घर में सर्वे कर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच की जाती है और इलाके को पूरी तरह सील कर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, वहीं बफर जोन में आर्थिक गतिविधियों पर रोक के साथ ही साथ जरूरी सेवाओं को चालू रखने की इजाजत दी जाती है। बफर जोन में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार वाले मरीजों पर विशेष ध्यान रखा जाता है और उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लॉकडाउन फेज 2 को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की। लॉकडाउन के दूसरे चरण में ज्यादा सख्ती बरते जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। देश की 50% अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही मदद के लिए भी सरकार ने हाथ बढ़ाए हैं, ऐसा सरकार का दावा है। पहले चरण में जहां गरीबों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, वहीं दूसरे चरण में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत दी जा रही है। खबरों के मुताबिक प्रस्ताव अंतिम रूप में है और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पर सिर्फ पीएम मोदी की मुहर लगनी है। सब कुछ तैयार हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि अर्थव्यवस्था को जो बड़ा झटका लगने वाला है, उस झटके से थोड़ी राहत मिल सकती है इस पैकेज से। लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू होने के बाद घोषित होने वाले दूसरे प्रोत्साहन पैकेज में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME पर विशेष फोकस हो सकता है। इसका कारण ये है कि लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा यही सेक्टर प्रभावित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस सेक्टर को 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड दिया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किए जाने वाले उपायों में सबसे पहले MSME के लिए घोषणा की जा सकती है।
इससे पहले मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें गरीबों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के अलावा मुफ्त राशन और रसोई गैस समेत कई सुविधाएं शामिल थी। कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय लगातार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से चर्चा कर रहा है। इसमें उद्योगों के अनुसार पड़ने वाले नुकसान पर भी चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले उपाय प्रधानमंत्री की ओर से गठित टास्क फोर्स की तरफ से उपलब्ध कराई जानकारी पर आधारित होंगे। दूसरे प्रोत्साहन पैकेज में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, एविएशन एंड एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर पर भी फोकस किया जा सकता है। इंडिया इंक स्लोडाउन के कारण बदतर स्थिति में पहुंची अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कुल जीडीपी का 3 से 5% के प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहा है। भारत की जीडीपी के 1% हिस्सा करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने अर्थव्यवस्था को 6 से 10 लाख रुपए तक के नुकसान का अनुमान जताया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को 5.8% से घटाकर 1.9% कर दिया है। लॉकडाउन को 21 दिनों से बढ़ाकर 40 दिनों का कर देने से कई सेक्टरों की मुसीबतें और बढ़ गई है। लॉकडाउन में केवल रोजमर्रा के सामान यानी एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर को समर्थन मिलने का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसीलिए आज वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की और एक पूरा डिटेल रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपा है। अब प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ये राहत मिल सकती है छोटे उद्योगों को और एमएसएमई से जुड़े हुए तमाम संस्थाओं को भी। इस बीच राहुल गांधी आज सबके सामने आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबको ये बताने की कोशिश की कि आखिर कहाँ पर सरकार से कमी हुई है। कोरोना से लड़ने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई सुझाव भी दिए। राहुल ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा, पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। राहुल ने मोदी सरकार से केरल वायनाड मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। गौरतलब है कि केरल मॉडल की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना से असली लड़ाई राज्य सरकारें और जिला प्रशासन ही लड़ रही हैं। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को और अधिक मदद करनी चाहिए। सभी के बीच में तालमेल बढ़ाने की जरूरत है। मोदी सरकार के सुझाव देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना खत्म नहीं होगा, इससे कोरोना की गति धीमी होगी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा संक्रमण के मामले बढ़ेंगे। ऐसे में कोरोना वायरस को रोकने के लिए रणनीति बनाकर काम करना होगा। इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर ध्यान देना होगा। साथ ही मेडिकल सुविधाओं को भी बढ़ाना होगा ताकि कोरोना से निपटा जा सके। उन इलाकों में भी टेस्टिंग करनी होगी जहाँ केस नहीं है। Is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. कोरोना को लेकर अर्थव्यवस्था पर पड़ रही मार को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया। कहा, हमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर तैयार रहना चाहिए। गरीबों के सामने अनाज को संकट आने वाला है, ऐसे में उन्हें अनाज मुहैया कराया जाना चाहिए। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका भी समाधान ढूंढना होगा। साथ ही सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए पैकेज की व्यवस्था करनी होगी। राहुल ने कहा कि सरकार को बड़ी कंपनियों की मदद के लिए भी आगे आना होगा। जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आ गई है और आएगी। तो प्रीएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि स्थिति काफी गंभीर है, हमें मिलजुल कर इसका सामना करना होगा। सरकार को राज्यों की भी मदद करनी होगी। कोरोना को हराने के लिए जिला स्तर और उससे भी नीचे जाकर कार्रवाई करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक आर्थिक मदद नहीं पहुंच पा रही है। अनाज का संकट भी बरकरार है। कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसलिए उन्हें बिना राशन कार्ड अनाज देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका, इटली जैसे विकसित देश हों या फिर भारत जैसा विकासशील देश, सभी कोरोना के खौफ से त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से देश और दुनिया की रफ्तार पर इमरजेंसी की तरह से
ब्रेक लग गया है और आर्थिक और जानमाल के तौर पर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। शारीरिक और मानसिक तौर पर भी कुछ लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये वाकई दुखद है, लेकिन कोरोना की वजह से हुए इस लॉकडाउन के कारण कुछ फ़ायदे भी निकल कर सामने आए हैं। हालांकि लॉकडाउन से कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, इसका दावा नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के कारण न सिर्फ अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, बल्कि लोगों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी है। लॉकडाउन की वजह से कुछ पॉजिटिव चीजें भी सामने आई है। सड़क दुर्घटना के मामले कम। लॉकडाउन की वजह से देश में यातायात पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। सड़कों पर जरूरी वाहनों के अलावा सभी की आवाजाही बंद हो गई है, जिसके बाद सड़क दुर्घटनाओं के मामले अचानक घट गए हैं। रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या भी काफी हद तक सीमित हुई है। आपराधिक घटनाएं कम हुई। लॉकडाउन में लोगों का घरों से निकलना करीब करीब बंद हो गया है। इसके कारण चोरी, लूटपाट, चेन स्नैचिंग, मारपीट, गैंगवार, रेप और हत्या जैसी तमाम घटनाओं में कमी आई है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन में क्राइम रेट लगभग ना के बराबर हो गया है। मरीजों की संख्या घटी। लॉकडाउन में एक विशेष बात ये देखी गई कि डॉक्टर के पास जाने वाले मरीजों की भीड़ भी कम हुई है। लॉकडाउन में स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, चाट समोसे की दुकानें बंद हो गई है। होटल रेस्टोरेंट का खाना, जंक फूड पर भी विराम लग गया है। लोग घरों में बना खाना खा रहे हैं। इसके अलावा वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए घरेलू नुस्खों का सहारा ज्यादा ले रहे हैं। छोटी समस्याओं के लिए भी डॉक्टर के पास भागने वाले लोग भी शांति से घरों में बैठे हैं। इससे सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गंगा और यमुना साफ हुई। लॉकडाउन की वजह से तमाम कल कारखाने, फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे बंद हैं। उनसे निकलने वाली गंदगी नदियों में नहीं जा रही है। लोगों का नदियों के किनारे आना जाना भी बंद है, जिसकी वजह से प्लास्टिक और अन्य कचरों में भारी कमी आई है। इसका नतीजा ये है कि हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी गंगा और यमुना जैसी जो नदियां साफ नहीं हो पाई थी, वो अब करीब करीब प्रदूषण और गंदगी से मुक्त हो गई है। नदियों का पानी इतना साफ और स्वच्छ हो गया है, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। प्राकृतिक वातावरण शुद्ध हुआ। लॉकडाउन में कल कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं बंद है। ऑफिस बंद होने और वर्क फ्रॉम होम के कारण दफ्तरों में लगे एसी, पंखे, कूलर सब बंद हैं, जिसका साफ असर हवा और पर्यावरण पर दिख रहा है। हवा पूरी तरह से साफ हो गई है। जालंधर से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं साफ दिखाई देने लग गई है। जिस हवा को साफ रखने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्मोक टावर लगाने पड़े, वहाँ इस वक्त बिना किसी खास मेहनत के हवा साफ सुथरी हो चुकी है। परिवार के लिए मिला वक्त। ऑफिस जाना, रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाना, वापस लौटने पर थकान से चूर होना जैसी कई समस्याएं थी, जिसकी वजह से लोग परिवार को चाहकर भी समय नहीं दे पाते थे। अब लोग घरों में हैं। कुछ लोगों की छुट्टी है तो कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है। घर में होने की वजह से अब वो परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे हैं। आम दिनों में जो वक्त लोगों को निकालना पड़ता था बड़ी मुश्किल से, वो वक्त इस समय लोगों के हाथों में है। दूसरों की मदद कर रहे लोग। आम दिनों में जहां भागम भाग के कारण लोगों के पास पड़ोसियों से बात करने तक का वक्त नहीं था, वहीं अब लॉकडाउन में वो जरूरतमंदों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। लोग न केवल दूसरों की समस्याओं को देख रहे हैं, बल्कि आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साफ है कि पूरी जिंदगी लॉकडाउन में नहीं बिताई जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन ने इतना तो समझा दिया है कि ये सब वाकई में इतना मुश्किल नहीं है जितना हम मानते हैं। लिहाजा हमें जिंदगी में आए सकारात्मक बदलावों को आगे भी इसी तरह कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यदि दार्शनिक के हिसाब से कहा जाए तो अब ये समझ में आ गया है कि लॉकडाउन में कि ये सब कुछ माया है और माया में कुछ नहीं रखा है। बहरहाल भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण का आंकड़ा 12,000 के ऊपर पहुंच गया है। हालात गंभीर हैं, लेकिन जब हम विश्व के दूसरे देशों और अपने पड़ोसियों से तुलना करें तो हमें भारत की स्थिति बेहतर लगेगी। ये बात ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट में सामने आई है। इस इंडेक्स में दर्शाया गया है कि महामारी या गंभीर बीमारियों के जंग में तुलनात्मक स्थिति में तमाम देशों की स्थिति क्या है। रिपोर्ट में एक और बात साफ हुई है, भारत के लोगों की सेहत पड़ोसी देशों के लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, यानी किसी भी बीमारी से लड़ने की इनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। भले ही देश में कोरोना की समस्या गंभीर नजर आ रही हो, लेकिन अगर हम विश्व में हो रहे तबाही पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश ने संक्रमण को रोकने में कई पश्चिमी देशों से बेहतर काम किया है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स और वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत अपने पड़ोसी देश की तुलना में भी संक्रमण को थामने में अच्छा काम करा है।
ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स को जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट मिलकर प्रकाशित करती है। इस इंडेक्स में अलग अलग देशों की आबादी, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक स्थिति, महामारी या बीमारी से लड़ने की तैयारियां आदि देखी जाती है। भारत में कुल संक्रमित लोगों में से मरने वालों की संख्या देखी तो पता चलता है कि यहाँ कोरोना से मरने वालों की दर 3.50% से कम है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में भारत की कुल 46.5 अंकों के साथ ओवरऑल रैंकिंग 57 थी। भारत पड़ोसी देश से हर मामले में बेहतर है। इस सूची में 35.5 अंकों के साथ पाकिस्तान 105वें नंबर पर, बांग्लादेश 35.0 अंकों के साथ 113 और श्रीलंका 33.9 अंकों के साथ 120वें स्थान पर है। बचाव की श्रेणी में भारत को 34.9 अंक मिला है। इसमें पाकिस्तान के 24.1, बांग्लादेश के 27.3 और श्रीलंका के 24.1 अंक से बेहतर स्थिति है। यानी भारत किसी भी महामारी से अपने लोगों को बचाने के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है। अब हम बात करते हैं बीमारी की पहचान की। इस मामले में भारत के अंक हैं 47.4, जबकि पाकिस्तान के 41.7, बांग्लादेश के 50.9 और श्रीलंका के 43.0 है। यानी भारत बीमारी पहचानने के मामले में बांग्लादेश से कुछ अंक पीछे है, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। किसी भी बीमारी या महामारी के समय देश की प्रतिक्रिया यानी उसका रिस्पांस कैसा है, ये जानना बेहद जरूरी है। भारत इस मामले में पड़ोसी देश में सबसे ऊपर है। इस मामले में ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में भारत को 52.4 अंक मिले हैं, पाकिस्तान 38.7, बांग्लादेश को 1, श्रीलंका को 4 अंक। यानी हमारी मेडिकल सेवाएं पड़ोसी देशों से ज्यादा जल्दी किसी बीमारी पर सक्रिय होती है। महामारियों का जो खतरा है उस मामले में सबसे सेफ है श्रीलंका। इस मामले में श्रीलंका को 56.7 अंक मिले हैं। इसके बाद 54.4 अंकों के साथ भारत है, फिर बांग्लादेश को 44.0 अंक लेकर और अंत में सबसे बुरी हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को इस मामले में 38.7 अंक मिले हैं। यानी किसी भी बीमारी का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की सूची में टॉप 5 देश हैं, वो है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इसमें से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की हालत बेहद खराब है, जबकि बाकी 3 देशों में कोरोना वायरस से संघर्ष हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चीन से 6.5 लाख टेस्टिंग किट भारत पहुंच रहे हैं। इसमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट भी शामिल हैं। रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट में मरीज के खून का सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि संदिग्ध के खून में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी काम कर रहे हैं या नहीं। ये टेस्ट उन लोगों में ज़्यादा कारगर है जिनके लक्षण शुरू में नहीं दिखाई देते। हालांकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ये नहीं बताता है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है कि नहीं। भारत सरकार ने चीन को रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर काफ़ी पहले दे दिया था, जिसे 5 अप्रैल तक पहुंचना था, लेकिन किट पहुंचने में देरी के कारण सरकार ने 3 स्वदेशी कंपनियों को किट बनाने का लाइसेंस जारी किया। इसके बाद 2 में उत्पादन शुरू भी हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमितों की जांच और इस संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत ने चीन से कोविड-19 की जांच किट मंगाई है। चीन ने 6.5 लाख रैपिड एंटीबॉडी और आरएनए जांच किट्स भारत के लिए रवाना कर दी है। चीन की इस किट की खासियत है कि इससे सिर्फ आधे घंटे में परीक्षण हो जाता है और पता चल जाता है कि व्यक्ति को कोरोना से संक्रमण है या नहीं। हमारे देश में उपयोग हो रही मौजूदा परीक्षण तकनीक में एक सैंपल की जाँच में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इस किट से देश के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में जांच की जाएगी। साथ ही इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का टेस्ट भी इसी से किया जाएगा, जिससे कि ये पता चल सके कि उन्हें कोरोना संक्रमण तो नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने चीन से आने वाले कोरोना वायरस के टेस्टिंग किट्स की डिलीवरी में देरी होने की वजह से दक्षिण कोरिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य देशों से निर्मित तथा स्वदेशी जाँच किट के उपयोग को भी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि इससे पहले चीन से भेजी गई 5 लाख स्पेशल किट भारत के बजाय अमेरिका पहुँच गयी थी। भारत ने चीन की जिस कंपनी को ये ऑर्डर दिया था उसने मंगाया स्टॉक अमेरिका भेज दिया था। फिलहाल चीन से आई हजारों पीपीई किट भारत के गुणवत्ता परीक्षण मानकों पर खरी नहीं उतरी है। 5 अप्रैल को चीन से 1,70,000 पीपीई किट भारत पहुंची थी, जिसमें से 50,000 गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही। ग्वालियर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोगशाला में इन किटों का परीक्षण किया गया था। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वे केवल CE/FDA सर्टिफाइड पीपीई किट खरीद रहे हैं। फिलहाल भारत ने 10 लाख पीपीई किट के लिए कई बड़ी कंपनियों को ऑर्डर दिया है, जिसमें सिंगापुर की एक कंपनी भी
शामिल है। मई के बीच तक ये सूट भारत आ जाएंगे। अतिरिक्त ऑर्डर भी दिए जाएंगे। भारत को अगर 20 लाख PPE किट मिल जाएंगे तो हम आरामदायक स्थिति में रहेंगे। वहीं सरकारी अधिकारियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इनका घरेलू उत्पादन भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का प्लान तैयार किया है। प्रदेश में अब तक सामने आए कोरोना वायरस के मामलों में से अधिकतम संख्या जमात से ही जुड़ी हुई है। अब सरकार की ओर से इन विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। यूपी में कोरोना के कहर के पीछे तबलीगी जमात से लौटे लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। बुधवार तक राज्य में मिले 727 मरीजों में से 575 लोग या तो सीधे तौर पर तबलीगी जमात से जुड़े थे या फिर जमातियों के संपर्क में आने के कारण कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो सामने आए और अपनी जाँच कराएं। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने तय किया है कि सभी विदेशी जमातियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ताकि वो फिर से कभी भारत न आ सके। जो तबलीगी जमात से हमारे पास जो संख्या आई है 58% जो पूरी संख्या है उसमें से 58% तबलीगी जमात से ही जुड़े हुए हैं या उनसे सदर बाजार में भी जो आज आए हैं पेशेंट लखनऊ में सब उसी से एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट्स हैं। यूपी की अलग अलग मस्जिदों में से करीब 23 विदेशी मिले थे जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के मरकज से था। ये सभी कोरोना वायरस से पीड़ित निकले। इनमें 17 बांग्लादेश, 2 कजाकिस्तान और 2 किर्गिस्तान से आए लोग भी शामिल हैं। यूपी सरकार ने इन सभी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। अब CBI इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में करीब 1,500 से अधिक लोग थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में वापस गए थे। यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ जैसे इलाकों में तबलीगी जमात से जुड़े कई लोग पाए गए थे। बुधवार को ही सहारनपुर से 2 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं जो कि तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के रिश्तेदार हैं। प्रशासन की ओर से अब उस इलाके को सील कर दिया गया है जहां पर वे लोग रुके हुए थे। जो भी पुलिस ने अपने सर्विलांस के जो है माध्यम से और उनके मोबाइल की CDR जो है निकलवा कर उसके आधार पर उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो जो है वहाँ पर निजामुद्दीन की मरकज़ में जो गए थे और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन कराया, उनका टेस्ट कराया गया, टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं। देखिए, हम लोगों के पास जब जानकारी मिली है जैसे मौलाना साद की रिश्तेदारी यहाँ पे जनपद सहारनपुर में है, तब उनको खोज के हम लोगों ने इनके डिटेल निकाला। इनसे पूछा गया है और इनका कहना है कि वो फ्रांस होते हुए आए हैं और ये निज़ामुद्दीन मरकज़ जाने की डिटेल नहीं बताया, बट इनका कहना है कि निज़ामुद्दीन के होटल में किसी होटल में रुके हैं। यूपी के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें वहां मिल रहे तबलीगी जमात के केसों को लेकर अलग से सतर्कता बरत रही है और कानूनी एक्शन भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना का असर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल गठन पर भी पड़ा है। 20 मार्च को कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी, लेकिन अभी तक उनके मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि अब शिवराज ने अपने मंत्रिमंडल के जल्द शपथ लेने के संकेत दे दिए हैं। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने बिना मंत्रिमंडल के इतने दिन तक सभी जिम्मेदारियां अकेले संभाली हों। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का गठन करने वाले हैं। कोविड-19 को देखते हुए इस मंत्रिमंडल को छोटा रखने का विचार चल रहा है, जिसमें 6 से 10 सीनियर नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी के हाईकमान में इस पर 1-2 दिन में चर्चा होने की संभावना है। निर्णय होने के तुरंत बाद ही शपथ का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने इस संबंध में राज्य के सीनियर नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा की है। कुछ मसलों पर केंद्रीय संगठन से बात करनी है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बीच ही गतिविधियां समांतर रूप से शुरू हो गई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि और सहकारिता, पंचायत के साथ वित्त और वाणिज्य कर विभाग में गतिविधियां बढ़ गई है। इसी को देखते हुए मंत्रिमंडल में सीनियर मंत्री रहेंगे जिन्हें पूर्व का अनुभव है। इसी के मद्देनजर छोटा मंत्रिमंडल बनाए जाने पर सहमति बन रही है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर नेताओं में गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और मीना सिंह के नाम की चर्चा है।
इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता बिसाहू लाल को भी मौका मिल सकता है। छोटे मंत्रिमंडल में दलित कोटे से तुलसी सिलावट होंगे तो आदिवासी कोटे से बिसाहू लाल, मीना सिंह और विजय शाह को मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान लॉकडाउन के दौरान मुंबई से सटे रायगढ़ के पनवेल के अपने फार्म हाउस में अपना वक्त बिता रहे हैं। सलमान ने फैंस और बाकी लोगों से अपने घरों में रहने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को लताड़ लगाई और कहा कि वो मानवता के खिलाफ हैं। साथ ही कोरोना वायरस की जांच के लिए कुछ स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर हो रहे हमलों की भी कड़े शब्दों में सलमान ने निंदा की। दरअसल बुधवार को यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले की खबर सामने आई थी। इससे पहले बिहार के मोतिहारी और औरंगाबाद, मध्य प्रदेश के इंदौर और दिल्ली के कुछ अस्पतालों में भी कोरोना वॉरियर्स पर हमले हुए थे। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। इस बीच कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और रंगोली ने मुरादाबाद में कल जैसे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए थे उसके खिलाफ ट्वीट किया था और उन पर ये आरोप है कि उन्होंने एक खास संप्रदाय के खिलाफ उन्हें मारने की धमकी दी और लोगों को उकसाया कि वो उस संप्रदाय के लोगों को गोली मार दें और इसी वजह से ट्विटर ने उनका जो अकाउंट है वो रिपोर्ट होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया। उधर कवयित्री अनामिका अंबर ने भी अपने गीतों के माध्यम से कोरोना पर देश की जीत का शंखनाद किया है। अनामिका ने अपने गीतों के जरिए बताया है कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है, हमें इस महामारी को देश से बाहर निकालना है। अनामिका अंबर का ये खास वीडियो जो उन्होंने एपीएन के साथ शेयर किया है आपके सामने है। हम सबको इस संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ होना है, घर पे रहना है, स्टे होम एंड बी सेफ। इस समय सबको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि घर में रहना कितना जरूरी है। पूरा विश्व इस समय जिस संकट को झेल रहा है, हम लोगों को ऐसे लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, घर में रुके हैं, अच्छा नहीं लग रहा, हमारे इच्छा के अनुकूल काम नहीं हो रहा, लेकिन आज ये कष्टप्रद हो सकता है। उस शोक में डूबे हुए विश्व से अलग ये कष्ट उस शोक से ज्यादा अच्छा है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कोरोना के इस कहर के बीच भारत और अमेरिका के साथ दोनों देशों के बीच क्या डील हुई है और यूएन ने क्या कहा है कोरोना के वैक्सीन के बारे में। पूरे विश्व में कोरोना की क्या स्थिति है ये देखते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 20,83,033 लोग संक्रमित हो चुके हैं, इससे कहीं ज़्यादा, जबकि 1,34,603 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 5,10,171 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे बदतर स्थिति अमेरिका, इटली और स्पेन में है। उधर IMF और विश्व बैंक ने गरीब देशों की मदद के लिए G20 देशों के फैसले की सराहना की है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में 24 घंटे में 2,600 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब तक यहाँ कुल 30,844 लोगों की जान गई है। अमेरिका में संक्रमण के अब तक 6,38,000 मामले सामने आ चुके हैं। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 6,44,089 हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित न्यूयॉर्क में कुल 11,586 मौतें हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर रूस को कोरोना वायरस मरीजों के उपचार के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो वो उसकी मदद करेगा। अमेरिका में जल्द ही वेंटिलेटर का भंडार होगा जो अन्य देशों की जरूरत को पूरा करेगा। उधर कोरोना वायरस से मरने वालों का वैश्विक आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्पेन में बुधवार को 557 लोगों की मौत हुई और 6,599 नए केस मिले। यहाँ अब तक 18,812 लोगों की जान जा चुकी है। स्पेन की सरकार ने यहाँ लॉकडाउन नियमों में थोड़ी ढील दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चेतावनी देते हुए कहा
कि देश में लॉकडाउन अगले कुछ हफ्तों तक जारी रहेगा। कनाडा में अब तक 28,379 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,010 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने घोषणा की कि कोरोना वायरस को लेकर लगाई गई पाबंदियां अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन 3 मई तक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने की अपील की। पाकिस्तान में भी कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 6,297 हो चुकी है। यहाँ 117 लोगों की मौत भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक ने कोरोना से पीड़ित दुनिया के गरीब देशों के लिए अस्थायी ऋण प्रदान करने के G20 समूह के फैसले का स्वागत किया है। विश्व बैंक की ओर से कहा गया कि ये फैसला गरीब देशों के लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का संभवतः सबसे खराब दौर बीत चुका है। कोरोना के खिलाफ हमारी आक्रामक रणनीति काम कर रही है, लड़ाई जारी है, लेकिन डेटा बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हुए कोरोना के नए मामलों के लिहाज से शिखर यानी सबसे ज्यादा संख्या को वो पार कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना को लेकर ताज़ा घटनाक्रम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब हम मजबूत स्थिति में आ गए हैं। हम देश को फिर से खोलने के लिए गाइडलाइंस को अंतिम रूप दे सकते हैं। WHO की फंडिंग रोकने पर ट्रंप ने कहा कि सभी जानते हैं कि इटली, स्पेन और फ्रांस में क्या हुआ। संगठन से गलती हुई है और शायद इसे वो भी जानते हैं। इस बीच कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देश इटली में अब तक 21,067 मौतों की खबर है। संक्रमण रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन 6ठे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। लोग अनिश्चितता, निराशा, अविश्वास, डर और चिंता के साथ जी रहे हैं। यहाँ तक कि लोग अभी कहने लगे हैं कि वो भूखे मर रहे हैं और भूखे मरने से ज़्यादा बेहतर है कि वो कोरोना से मर जाएं। कंपनियों ने लोगों को छुट्टी पर ज़बरदस्ती भेज रखा है। ऐसे में बेचैनी, नकारात्मकता और असुरक्षा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सामाजिक तनाव में ये सब कुछ बदल गया है। यहाँ के लोगों ने कोरोना वायरस के साथ जीने और काम पर लौटने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि अगर वो कोरोना से बच भी गए तो आर्थिक तंगी के कारण उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में लोगों ने अब मन बना लिया है कि वो रोजी रोटी के लिए काम पर लौटेंगे ही। इटली में सरकार ने कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन और जानमाल के नुकसान के बाद वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए छोटे मझोले और बड़े उद्योगों को 34 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जो कि नुकसान के लिहाज से नाकाफी है। आर्थिक हालात को देखते हुए देश के सबसे बड़े उद्योग संगठन कॉन्फिंडस्ट्रिया ने भी सरकार पर लॉकडाउन हटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस संगठन से करीब 1.5 लाख कंपनियां जुड़ी हुई है और करीब 55 लाख कर्मचारी इसके सदस्य हैं। कॉन्फिंडस्ट्रिया ने सरकार से पूछा है कि वो स्पष्ट रूप से बताएं कि देश में लॉकडाउन कैसे खुलेगा। संगठन का मानना है कि ऐसा न करने पर कोरोना से ज्यादा खतरनाक आर्थिक तबाही पैदा होगी। इटली की सरकार ने लॉकडाउन हटाने के रोड मैप पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत फिलहाल कोरोना से कम प्रभावित दक्षिणी हिस्से में बुक स्टोर, स्टेशनरी और बच्चों के कपड़ों की दुकान खुल गई है। साथ ही जिन कंपनियों को अभी इजाजत नहीं मिली है, उन्हें कच्चा माल जुटाना, कारखाने की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की अनुमति दी गई है। सरकार ने कहा कि सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री, फैशन डिजाइन और लोहा कारोबार को खोला जाएगा। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाके लोम्बार्डी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सख्ती पहले जैसी ही है। इटली में कोरोना से करीब 21,000 मौतें हुई है। इनमें 11,000 लोम्बार्डी में हुई है। राजधानी मिलान इसी क्षेत्र में आती है। देश की जीडीपी में इस पूरे क्षेत्र की हिस्सेदारी 45% है। अभी इटली में नए मामले सामने आने की दर 1.7% पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे न्यूनतम है। औसतन हर रोज 3,000 केस आ रहे हैं। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 3 मई तक लॉकडाउन हटा लिया जाएगा। लॉकडाउन हटाने के बाद देश में नया ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में तांडव मचा रखा है। जैसा कि आप लगातार हमारी रिपोर्टों में देख रहे हैं, अब तक 20 लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में हैं। आधी से अधिक दुनिया बंद पड़ी है। वहीं इस बीच संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया है कि सिर्फ एक वैक्सीन ही दुनिया को सामान्य पटरी पर ला सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने
कोरोना वायरस के मसले पर कहा कि कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर दुनिया वापस पटरी पर आती है तो वो एक वैक्सीन की वजह से ही आ सकती है। अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस को लेकर दवाई तैयार होती है तो दुनिया के लिए बेहतर साबित होगा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल के खत्म होने के पहले दुनिया में शानदार वैक्सीन तैयार हो पाएगी। उधर कोरोना वायरस के साये में दक्षिण कोरिया में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। 300 सीट वाली दक्षिण कोरिया की संसद में मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीटें हासिल की हैं। साथ ही उनकी सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। इस तरह सत्ताधारी डेमोक्रेटिक गठबंधन को 300 सीट में से 180 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं विपक्षी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी के गठबंधन को 103 सीटें मिली हैं। मतदान के रिकॉर्ड 62.6% वोट पड़े, जो 28 साल में सर्वाधिक हैं। 1,18,00,000 लोगों ने मतदान के शुरुआती चरण में या ईमेल के जरिए मतदान किया था। 1992 के चुनाव के बाद हुए मतदान का ये सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। देश भर में बनाए गए करीब 14,000 मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। कतार में 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े होने के लिए निशान बनाए गए थे। सैनिटाइजर के साथ मास्क और ग्लव्स भी दिए गए थे। इन चुनावों को राष्ट्रपति मून जे इन के आधे कार्यकाल और कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस पर सरकार की बेहतर रणनीति, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग ने मून जे इन की लोकप्रियता को 50% तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू करवाने में मून जे इन की भूमिका भी काम आई थी। उधर कोरोना वायरस संकट के बीच भारत ने पिछले दिनों अमेरिका को दवाइयां देकर मदद की थी। तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि वो इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। अब इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संसद को इस बारे में सूचना दी कि वो भारत को $155 मिलियन के एक सौदे में हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और टॉर्पीडो देगा। कोरोना के कहर के बीच अमेरिका ने भारत को 2 महत्वपूर्ण हथियार देने के सौदे को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संसद को सूचित किया, जिसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होगी। इस समझौते के तहत भारत को $92 मिलियन की 10 AGM-84L हार्पून एयर लॉन्च मिसाइलें दी जाएगी, जबकि $64 मिलियन कीमत की 16 ML-54 राउंड टॉर्पीडो 3 MK-54 एक्सरसाइज टॉर्पीडो दी जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि भारत सरकार की ओर से इस बारे में अपील की गई थी, जिसे अब अमेरिका ने मंजूरी दी है। पेंटागन के मुताबिक हार्पून मिसाइल सिस्टम की मदद से समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका इसका इस्तेमाल कई मोर्चों पर करता आया है। पेंटागन का कहना है कि भारत इनका इस्तेमाल क्षेत्रीय संकटों से निपटने में किया करेगा। अमेरिका लगातार भारत को समर्थन देता रहा है। भारत को मिलने वाली हार्पून मिसाइल का निर्माण बोइंग के द्वारा किया जाएगा, जबकि टॉर्पीडो को रेथियन कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। पेंटागन की ओर से कहा गया कि भारत और अमेरिका पिछले लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों देश आगे भी इसी दोस्ती को बढ़ावा देंगे। गौरतलब है कि अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस का महासंकट छाया हुआ है। ऐसे मौके पर अमेरिका ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देने की अपील की थी, जिसे भारत ने स्वीकार किया था और अमेरिका को बड़ी मात्रा में ये दवाई दे दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात करते हैं आज के ऐतिहासिक महत्व की। और आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को भारतीय रेल के इतिहास का अहम दिन है। इसी दिन 1853 में यानी 16 अप्रैल 1853 को देश में पहली रेल तत्कालीन बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन में साहिब सिंध और सुल्तान नाम से 3 डब्बे थे। ट्रेन में लगभग 400 लोगों ने 34 किलोमीटर लंबी यात्रा तय की थी। और दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी के बीच दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म आज ही के दिन साल 1889 में हुआ था। लंदन में जन्मे इस कॉमिक एक्टर और फिल्म मेकर ने
पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में गुजार दी। चार्ली चैपलिन मुख्य फिल्मों के बेहतरीन कलाकार थे और ये कहा जाता था कि यदि हिटलर किसी से सबसे ज़्यादा चिढ़ता था तो वो थे चार्ली चैपलिन, क्योंकि वो हिटलर की नकल भी उतारते थे। और एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी हिटलर की पूरी ज़िंदगी पर, जो कि बेहद चर्चित हुई। जितना ही हिटलर तानाशाह के रूप में जाना जाता था, चार्ली चैपलिन ने उसका उतना ही मजाक उड़ाया था। अलावा ये भी एक बहुत अच्छा मौका है कि आप चार्ली चैपलिन जैसे कलाकार को भी याद करें। इस माहौल में जहाँ हर तरफ दुख और चिंता का एक माहौल है, उस बीच आप चार्ली चैपलिन की कुछ फिल्में देखकर अपने आप को भी हंसा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी। लेकिन आसपास आप जाएं नहीं, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। सरकार की पूरी कोशिशें तभी सफल हो पाएंगी जब हम और आप उसका सहयोग करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, APN के साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार।